भोर का वक्त था। सुबह 4 बजे के आसपास रानी अपने सांप के रूप से वापस से इंसानी रूप में आ जाती है और अपने हाथों में लिए तस्वीर को देखते हुए रोती रहती है। दूसरी तरफ तमिलनाडु के विजयवाड़ा शहर में एक विजय नाम का लड़का रहा करती थी। उसका 3 शादियां भी हो चुकी थी, पर बदकिस्मती से उसके एक भी बीवी जिंदा नहीं है। वो अपने घर में अपने माँ बाबूजी के साथ रहा करती थी। फिर भी उसके पीछे एक लड़की पागल थी जो उससे शादी करने के लिए बहुत ही उत्सुकता में थी। पर विजय है कि वो उस लड़की को भाव ही नहीं देते, हमेशा ही इग्नोर करती है। एक दिन का बात है, जब विजय इंटरव्यू देने के लिए स्कूटी से जा रहा था रास्ते में, तभी उसके स्कूटी के ठीक बीचों बीच वो लड़की आके खड़ी होती है। उसे देखते हुए विजय एकदम से शॉक्ड हो जाती है। फिर बोलते हैं विजय, नायरा तुम? उस लड़के का नाम था नायरा। नायरा हाँ में भरते हुए बोलते हैं, हाँ मैं, क्यों, मुझे देखकर अच्छी नहीं लगी? विजय बोलते हैं, हाँ हाँ, पर तुम यहाँ क्या कर रही हो? और मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे अभी लेट हो रहा है, मैं तुमसे बहस नहीं कर सकती। नायरा चिढ़ते हुए बोलते हैं, बहस कौन करने के लिए बोला? तुम सिर्फ वो शब्द बोल दो तो मैं यहाँ से वापस चली जाऊँगी अपने घर। तभी विजय बोलते हैं, नहीं, तुम जैसा समझ रही हो वैसा कभी भी नहीं हो सकता। हमारा शादी असंभव है, मैं कभी भी शादी नहीं कर सकता। तभी नायरा बोलते हैं, क्यों क्यों नहीं कर सकती? ये भी तो बोल दो, क्यों नहीं शादी कर सकती, बोलो। तभी विजय ना चाहते हुए भी हिचकिचाते हुए बोलते हैं, काल सर्पदोष, मेरी कुंडली में काल सर्पदोष है, इसलिए मैं किसी भी लड़की से शादी नहीं कर सकती। मैं जिसके साथ भी शादी करूँगा वो लड़की मारा जाएगा। मैं नहीं चाहती कि मेरे लिए कोई भी मासूम अपनी जान गंवाए। ये सुनकर नायरा भी शॉक्ड हो जाते हैं और वो मन में कुछ सोचते हुए दोबारा बोलते हैं, तो फिर हम दोनों तो बहुत ही अच्छे जीवन बिता सकते हैं, क्योंकि मेरे कुंडली पे भी नागदोष है। ये सुनकर विजय भी थोड़ा शॉक्ड हो जाते हैं। वो बोलते हैं, क्या तुम्हारे कुंडली पे नागदोष है? क्या तुम अपनी कुंडली मुझे दिखा सकते हो? तभी नायरा बोलते हैं, हाँ ठीक है, मैं कल तुम्हें कुंडली दिखा दूंगा। तभी विजय बोलते हैं, हाँ ठीक है, अभी मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे लेट हो रहा है। तभी नायरा हाँ में भरते हुए बोलते हैं, हाँ ठीक है, जाओ। इसी तरह एक दिन बीत जाते हैं। अगले ही दिन सुबह सुबह नायरा विजय की दरवाजा में दस्तक देते हुए विजय को पुकारते हुए कहती है, विजय विजय, कहाँ हो तुम? दरवाज़ा खोलो। तभी विजय की माँ दरवाज़ा खोलते हुए कहती है, कौन हो बेटी तुम, और विजय को क्यों चाहिए? नायरा बोलती है, मैं उसकी दोस्त हूँ, क्या वो घर पर नहीं है क्या? तभी विजय की माँ बोलती है, हाँ है, वो सो रही है। कुछ काम था क्या बेटी? तभी नायरा बोलते हैं, काम नहीं, बहुत कुछ काम था आंटी जी। मैं विजय से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसके साथ शादी करना चाहता हूँ। ये बात सुनकर विजय की माँ कहती है, नहीं नहीं बेटी, तुम किसी और लड़के को ढूंढ लो, मैं विजय की शादी तुमसे नहीं करवा सकती, क्योंकि उसके कुंडली पे विजय की माँ बात को आगे बढ़ा ही पाती कि तभी नायरा उस बात को काटते हुए कहती है, हाँ मुझे पता है आंटी जी, उसके कुंडली पे नाग सर्पदोष है, पर मेरी कुंडली पे भी काल सर्पदोष है। ये बात सुनकर विजय की माँ बोलते हैं, क्या तुम्हारी कुंडली पे भी काल सर्पदोष है? क्या तुम अपना कुंडली दिखा सकते हो मुझे? तभी नायरा हाथ में कुछ थमाते हुए कहती है, देखिए आंटी जी, यही है मेरी कुंडली। तभी विजय की माँ देखते हुए कहती है, हाँ सच में तुम्हारी कुंडली पे भी काल सर्पदोष है। तुम आओ बेटी, तुम आओ, तुम यहाँ बैठो, मैं विजय के बाबूजी को और विजय को बुला लाती हूँ। नायरा हाँ में भरते हुए कहती है, हाँ ठीक है आंटी जी, जाओ। फिर कुछ देर बाद इंतजार करने के बाद नायरा देखती है कि विजय की माँ और बापूजी विजय के साथ सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए आ रही थी और वो लोग आपस में कुछ बातें कर रही थी। वो तीनों के तीनों ही नायरा के सामने रखे हुए कुर्सी पे बैठ जाती है और नायरा से पूछती है, क्या तुम्हारी कुंडली मुझे फिर से दे सकती हो बेटी? तभी नायरा हाँ में भरते हुए कहती है, हाँ माँ, हाँ आंटी जी, ये लो। विजय के माँ उस कुंडली को विजय के बाबूजी को दिखाते हुए कहती है,
ये देखिए विजय की पापा, इसके कुंडली में भी काल सर्पदोष है, तो हम उसकी शादी अपने बेटे से करवा दें, इससे इन दोनों का कोई भी नुकसान नहीं होगा। विजय की बाबूजी हाँ में भरते हुए कहती है, हाँ ठीक है, ये तो बहुत खुशी की बात है जो मेरे बेटी की अकेलापन दूर कर सकती है। आखिर मैं भी तो चाहता हूँ मरने से पहले मैं अपने पोती पोता का मुंह भी तो देखना चाहता हूँ। ये ख्वाहिश पूरी कर दे मेरी बेटा विजय। विजय ना चाहते हुए भी हाँ करती है। ठीक है बाबूजी, मैं इस लड़की से शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये बात सुनकर नायरा खुशी से अपने फूल ही नहीं समा रही थी। तभी विजय की माँ कहती है, बेटी तुम अपने माँ बाबूजी को बुला लाओ, हम उनसे रिश्ते की बात करेंगे। नायरा हाँ में भरते हुए कहती है, ठीक है ठीक है ठीक है आंटी जी, मैं अभी जाता हूँ। ये बोलकर नायरा विजय के घर से अपने घर तक रवाना हुआ। कुछ दिन बाद विजय के घर में बड़ी ही धूमधाम से उसकी शादी की तैयारी चल रही थी और दूसरी तरफ रानी जिस होटल में रहा करती थी उसी होटल में छत पर जाकर वो अपने हाथों में विजय की तस्वीर लेते हुए देख रहा था और रो रहा था। ऐसे ही देखते देखते सूरज भी ढल चुका था। सूरज ढलने के साथ साथ रानी की हाथ पैर का कंडीशन थोड़ा चेंज होने लगती है। उसकी स्किन में परिवर्तित आने लगती है। उसकी स्किन एकदम सांप की स्किन की तरह बन जाती है। रानी उस पर नोटिस करते हुए देखती है और मुंह में कुछ बड़बड़ाती हुई कहती है, नहीं नहीं, फिर से नहीं। ये कहती हुई उसके हाथ पैर कपकपाने लगती है। कपकपाने के मारे उसके हाथों से वो तस्वीर नीचे गिर जाती है और वो धीरे धीरे करके सांप में परिवर्तित होने लगती है। वो सीढ़ियों से नीचे उतरने वक्त उसका आधा शरीर एक सांप की तरह हो गया था और आधा इंसान का। देखते ही देखते थोड़ी देर बाद सूरज जब पूरा ढल जाता है तभी वो एक बड़ा सा सांप का रूप धारण करती है और उसी बिल्डिंग में काम करने वाली पोछा लगाने वाली जो औरतें थी वाई थी, वो उस सांप को देखते हुए चिल्लाकर शोर मचाते हुए कहती है, सांप सांप बचाओ, सांप सांप। सांप का नाम सुनकर उस होटल में जितने भी लोग था और जितने भी सिक्योरिटी गार्ड था वो अपने लाठी लेते हुए उस सांप को मारने के लिए आ ही गया था। किसी भी तरह रानी अपनी जान बचा ही पाई और वो अपने झाड़ियों से निकलकर एक बड़ा सा पेड़ के पीछे छुप गया। वो उन पेड़ के पीछे से देख ही रहा था कि वो लोग सांप को ढूंढने के लिए इधर उधर भागदौड़ मचा ही रहा था कि उसके पैरों के नीचे विजय का तस्वीर कुचलने जा रहा था। इसे देखकर रानी के दिल में बहुत ही ठेस पहुंचा और इधर दूसरी तरफ विजयवाड़ा शहर में विजय और नायरा की शादी संपन्न हो जाती है और इधर दूसरी तरफ रानी अपने सांप रूप धारण करते हुए एक योगी के पास चली जाती है। वो पूरा रात उसी योगी के सानिध्य में रहती है। वो योगी जी उसको एक टोकरी में दूध लेकर खाने के लिए बोलती है, खाओ खाओ बेटी खाओ, इसे पी लो। और देखते ही देखते रानी सांप के रूप में जो थी वो एकदम से उस टोकरी को खाली कर देती है खा के। देखते ही देखते सुबह भी हो जाती है। सुबह होने के साथ साथ रानी वापस से इंसान बन जाती है और अपने योगी जी से कहती है, योगी जी प्लीज़ मुझे कुछ कीजिए ना, मैं इसी तरह कब तक मैं भटकती रहूँगी अपने प्यार की तलाश में। तभी योगी जी बोलते हैं, शांत हो जा बेटी, शांत हो जा। भगवान कभी भी किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करती। रानी थोड़ा गर्म होते हुए बोलते हैं, कब करेगी मेरे ऊपर इंसाफ़ी, कब, वो दिन कब आएगा गुरुजी, कब। योगी जी कहती है, तू रोक बेटी, तू रोक। तुझको पहले अपने ऊपर काबू करना सीखना होगा। तू जब चाहे तभी अपना रूप परिवर्तित नहीं कर सकती क्योंकि तू अपने आप को काबू में नहीं रख सकती। जब भी तुझे गुस्सा आती है तू तभी नागिन बन जाती है, सूरज जलने के बाद नागिन बन जाती है। तुझे सबसे पहले अपने ऊपर काबू रखना सीखना होगा। रानी रोते हुए बोलते हैं, नहीं 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 चाहिए मुझे अपने ऊपर काबू रखना, मुझे सिर्फ वो चाहिए विजय।
मैं उसके सहारे नहीं जी सकती, उसके बगैर मैं नहीं जी सकती गुरुजी, नहीं। ये बोलते हुए रानी वहाँ से चली जाती है और योगी जी उसे पुकारते हुए कहती है, नहीं नहीं बेटी, रुक जा बेटी, तू तू इसी नादानी में कहीं गलत कदम ना उठा ले बेटी, रुक जा। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं।